हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग कर रहे हैं पॉलिटी की 8th क्लास की जो पॉलिटी है उसका चैप्टर नंबर जो है 3 कर रहे हैं, जिसका नाम है इलेक्शन और रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, आज हम डेमोक्रेसी का एक बेसिक जो है फंक्शन पढ़ेंगे, कैसे इलेक्शंस होते हैं, कैसे रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं, कैसे वो डिसीजन मेकिंग करते हैं, इसके बारे में जो है हम लोग पूरा एक कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इलेक्शन एंड डेमोक्रेसी। सो लेट अस बिगिन बाय आस्किंग अवरसेल्व्स two simple questions about election and democracy. Can we have democracy without holding election, and can we hold election without having democracy? कितना इंपॉर्टेंट है, क्या डेमोक्रेसी हो सकती है बिना इलेक्शंस के, या इलेक्शन हो सकते हैं बिना के डेमोक्रेसी के? चलो डिस्कस करते हैं क्लासरूम में बोथ दीज क्वेश्चंस एंड बाय यूजिंग एग्जांपल व्हाट एवर वी हैव लर्नड सो फार इन दिस क्लास। द फर्स्ट क्वेश्चन रिमेन्स remind us of necessity of representation in all democracy. All citizens cannot take direct part in ever decision making. Therefore, representation are elected by peoples, and this is how election become important. देखो, पहला क्वेश्चन को तो ये है कि रिप्रेजेंटेटिव जो है ना, नेसेसरी है रिप्रेजेंटेशन इसलिए क्योंकि सारे लोग जो है ना सिटीजन्स, वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है। ठीक है, सबके ओपिनियंस है ना, तो वो लोग क्या है, चूज़ करते हैं स्पेसिफिक सेट ऑफ पीपल जो उनके लिए डिसाइड करते हैं ना। और क्यों इलेक्शन इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे इंडिया में आप डेमोक्रेटिक कंट्री, ये इनवेरिएबल टर्न के लास्ट इनवेरिएबल टर्न टू द लास्ट इलेक्शंस जो हैं टुडे वो बिकम एक विजिबल सिंबल बन चुके हैं डेमोक्रेटिक प्रोग्रेस के। हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसीज में जो है क्या करते हैं, ये डिस्टिंक्शन क्रिएट करता है। देखो, डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जहाँ लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, वन इज सिटीजन डायरेक्टली पार्टिसिपेशन, जो डे टू डे डिसीजन मेकिंग है गवर्नमेंट की, उसमें डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता है। ठीक है, इनडायरेक्ट में क्या होता है कि आप एक रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हो, है ना, और वो रिप्रेजेंटेटिव जो है वोट वो जो है आपके बिहाफ पे जो है डिसीजंस लेता है पार्लियामेंट में, जैसे एमपीज हैं, स्टेट लेजिस्लेचर में जैसे एमएलएज हैं। ठीक है, एंशिएंट ग्रीस सिटी स्टेट था ग्रीस, वहाँ पे भी जो है डायरेक्ट डेमोक्रेसीज होती थी। मैनी वुड कंसिडर जो लोकल ग्राम पंचायत हैं स्पेशली, है ना, टू बी क्लोजेस्ट एग्जाम्पल जो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी के, है ना। बट डायरेक्ट डेमोक्रेसी कैन नॉट बी प्रैक्टिस व्हेन द डिसीजन हैज़ टू बी टेकन बाय लाख्स एंड करोड्स ऑफ पीपल। जैसे आजकल की मॉडर्न इंडिया, जो मॉडर्न वर्ल्ड है या मॉडर्न इंडिया है, जहाँ लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन है, वहाँ डायरेक्ट डेमोक्रेसी वर्क नहीं कर सकती, क्योंकि रूल बाय पीपल जो यूजुअली जो हमारे यहाँ होता है वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का होता है, कि रिप्रेजेंटेटिव चूज किए जाते हैं, वो हमारे बिहाफ पे डिसीजन लेते हैं। इस आर्ग्यूमेंट्स में चूज करते रिप्रेजेंटेटिव जो है, इस अरेंजमेंट में सिटीजन जो एक रिप्रेजेंटेटिव को चूज करे और वो एक्टिवली इन्वॉल्व होता है गवर्निंग और एडमिनिस्ट्रेशन में कंट्री के। ठीक है, इसे रिप्रेजेंटेटिव भी कहते हैं, और वो ये थ्रू इलेक्शंस चूज होते हैं, जो हमारे मेजर डिसीजंस लेते हैं। ठीक है, रनिंग एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। ठीक है, दे आर नॉट वेरी एक्टिवली इन्वॉल्व इन मेकिंग द पॉलिसी, सिटीजन्स आर इन्वॉल्व ओनली इनडायरेक्टली। सिटीजन्स जो है नॉट डायरेक्टली पॉलिसी मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन सिटीजन उस टाइप के इंसान को, उस अपनी आइडियोलॉजीज को जो उनकी काम कर सके, वैसे टाइप के रिप्रेजेंटेटिव को जो है चूज करते हैं। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो होगा, जो उनके बिहाफ पे जो है डिसीजंस लेगा, जितने भी मेजर डिसीजंस हैं। ठीक है, और ये एक वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है। सेकेंड क्वेश्चन है, क्या देखो ऑल एक्शन, देखो रिमाइंड एज द फैक्ट दैट नॉट ऑल इलेक्शन आर डेमोक्रेटिव। सारे इलेक्शन डेमोक्रेटिव नहीं, लार्ज नंबर जो नॉन डेमोक्रेटिव कंट्रीज हैं वो भी इलेक्शन होल्ड करती है। नॉन डेमोक्रेटिक रूलर्स जो हैं वो कीन टू प्रेजेंट देमसेल्फ एज डेमोक्रेटिक, लोगों को दिखाना चाहते हैं कि मैं उनके लिए हूँ। वहाँ पे डेमोक्रेसी के बिना भी इलेक्शंस होते हैं, याद रखना। जो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, जो डिक्टेटर्स है या प्लोरिटेरियल जो सिंगल पार्टी है, वहाँ पे भी इलेक्शंस होते हैं। ठीक है, ये द होल्डिंग इलेक्शन इन सच दैट नॉट थ्रेटन, सिर्फ इसलिए इलेक्शन होल्ड करते हैं कि लोगों को सिर्फ एक झलासा देने के लिए कि हम देखो आपकी मर्जी के मुताबिक हम लोग क्या है लड़ रहे हैं, ताकि उनकी मर्जी के मुताबिक ये रूल कर रहे हैं, ताकि उनके रूल को थ्रेटन ना हो। ठीक है, डिस्टिंक्शन, व्हाट डू यू थिंक वुड डिस्टिंग्विश ए डेमोक्रेटिक फ्रॉम ए नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शन? एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन और नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शन में क्या फ़र्क है? देखो, व्हाट कैन बी डन टू इंश्योर दैट ए इलेक्शन इन योर कंट्री वुड बी कंडक्टेड इन डेमोक्रेटिक वे? क्या किया जा सकता है जिससे ये हो कि इलेक्शन जो है एक डेमोक्रेटिक वे में होना चाहिए, जो डेमोक्रेसी डिमांड करती है वैसे होना चाहिए। दिस इज़ वेयर कॉन्स्टिट्यूशन कम इन। यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन आता है। कॉन्स्टिट्यूशन जो डेमोक्रेसी कंट्री का वो ले करता है कुछ बेसिक रूल्स अबाउट इलेक्शन, डिटेल यूजुअली लेफ्ट टू वर्कड आउट बाय द लॉ पास्ड बाय लेजिस्लेचर। ठीक है, ये लॉज होते हैं कि कौन वोट कर सकता है, कौन इलेक्शन में खड़ा होता है, कौन इलेक्शन सुपरवाइज करता है, व्हाट डू द वोटर चूज द रिप्रेजेंटेटिव, है ना, व्हाट डू द वोटर बी काउंटेड इन रिप्रेजेंटेटिव। ये सारे प्रोसीजर हमारे में एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इलेक्शन कमीशन, है ना, वो करती है इनको एडमिनिस्टर। ठीक है, लॉज जो है इंप्लीमेंट करती है, पार्लियामेंट लॉज बनाती है इसके रिलेटेड, जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 है ना,
है ना, उसके अकॉर्डिंगली क्या है, रिप्रेजेंटेटिव चूज़ किए जाते हैं, डिसमिस किए जाते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें। और भी बहुत सारे लेजिस्लेचर से 18 ईयर प्लस हमारे यहाँ कोई भी है तो वो इलेक्शन में खड़ा वो इलेक्शन क्या है, वोट कर सकता है। राज्यसभा में इलेक्शन में खड़े होने के लिए अलग एज है, लोकसभा में इलेक्शन में खड़े होने की अलग एज है, पंचायत में अलग एज है, ठीक है। और वोट देने की सबकी एक एज है, 18 प्लस हो तो तुम वोट दे सकते हो, ठीक है। इस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस जो बनाए जाते हैं ना, वो रिप्रेजेंटेटिव, वो जो है पार्लियामेंट बनाती है एक डेमोक्रेटिक वे में, ठीक है। इलेक्शन सिस्टम इंडिया में देखो, मैंने अभी आपको समझाया, देखो इंडिया में जो है ना एक डेमोक्रेटिक वे में इलेक्शन होता है। डेमोक्रेटिक वे में मतलब एक इंडिपेंडेंट बॉडी जो है, इंडिपेंडेंट बॉडी जिसको कहते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, वो क्या करती है, इलेक्शन करवाती है इंडिया में एक पीरियोडिक वे में, मतलब एक पीरियोडिक एक टाइम के बाद, ठीक है, समझ लो 5 ईयर्स में हर साल इलेक्शन होता है ना, तो ये जो है इलेक्शन करवाती है ना। मेथड्स हैं इलेक्शन के, कैंपेन होती है, इंजीनियरिंग और कैंपेनिंग होती है इलेक्शंस में, है ना, ठीक है। इलेक्शन को सिस्टम ऑफ कंडक्टिंग एग्जाम जो एक फेयर होता है, अथॉरिटीज़ रूल्स रेगुलेशंस बनाती है कि ये डूज हैं, ये डोंट्स हैं, ये ड्यूरिंग द कैंपेन करने, ये नहीं करने, इलेक्शन के दौरान करने, ये नहीं करने, ठीक है। एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन देता है उसको दे, है ना। जो लोग गो एंड वोट अपने कैंडिडेट को, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं, वो जो है क्या होता है, वो चुना जाता है, ठीक है। दैट इज़ व्हाट इलेक्शंस आर ऑल ओवर द वर्ल्ड। मेजोरिटी विंस, इसके पास मेजोरिटी वोट हैं, वो जीतता है, ठीक है, ओके। We need, because this question is not simply as it appears as to us. We have got to use our system of election that we think that cannot be by any other way. डेमोक्रेटिक इलेक्शन में लोग जो है क्या करते हैं, प्रेफरेंस डिसाइड करते हैं कि किसको इलेक्शन जीतना चाहिए, ठीक है। लेकिन कुछ डिफरेंस वे भी होते हैं जहाँ पीपल मेक देयर चॉइसेस, very different ways in which their preferences can be counted. The different rules of the game can be different, है ना, तो कौन विनर है इस गेम का। कुछ रूल्स फेवर करते हैं बिगर पार्टीज़ को, कुछ रूल फेवर करते हैं स्मॉलर पार्टीज़ को, कुछ रूल फेवर करते हैं मेजोरिटी कम्युनिटीज़ को, अदर प्रोटेक्ट करते हैं माइनॉरिटीज़ को, इस तरीके से, ओके। तो इन टॉक ऑफ वन हिस्टोरिक मूवमेंट जो इंडियन डेमोक्रेसी में, लोकसभा इलेक्शन जैसे 1984 में हुआ, कांग्रेस पार्टी ने 415 सीटें जीती 543 लोकसभा सीट्स में से, मोर देन 80% सीट्स जो है थी, है ना। सच ए विक्ट्री वॉज नेवर अचीव बाई एनी लोकसभा। वाई डिड दिस इलेक्शन शोज, ऐसी विक्ट्री कभी नहीं हुई थी, 543 में से 415 सीटें जीतनी, और कांग्रेस पार्टी वन 4/5 ऑफ द सीट्स। डज दिस मीन्स दैट द 4/5 ऑफ द 4 of the 5 इंडियन वोटर्स वोटेड फॉर कांग्रेस पार्टी? एक्चुअली नॉट। क्या इसका ये मतलब है कि 5 में से 4 लोगों ने इंडियन वोटिंग किया कांग्रेस पार्टी के लिए? नहीं, एक्चुअली टू के इनक्लोज कांग्रेस का वोट शेयर सिर्फ 48% ही था, 50%, मतलब 5 में सिर्फ 2.5 लोगों ने वोट किया होगा, समझे। लेकिन दिस मीन्स कि ओनली 40% वो वोटेड इन फेवर ऑफ द कैंडिडेट पुट बाय कांग्रेस पार्टी, बट पार्टी स्टिल मैनेज टू विन मोर देन 80% सीट। कैसे? 50% जीतनी चाहिए थी ना, 80% कैसे जीती लोकसभा में? लुक एट द परफॉर्मेंस सीट, बीजेपी गोट 7.4 वोट्स बट लेस देन 1% सीट डिड दैट हैपन। देखो बीजेपी को 7.4% वोट शेयर था, लेकिन सीटें कितनी, सिर्फ 2 ही मिली। जनता दल के 6.7 सीटें 10 मिली। ये कैसे है? यहाँ परसेंटेज ऑफ वोट ज़्यादा है लेकिन सीटें कम है, यहाँ परसेंटेज ऑफ वोट थोड़ा ही कम है लेकिन सीटें ज़्यादा है। क्यों? दिस इज़ बिकॉज हमारी कंट्री में हम फॉलो करते हैं एक स्पेशल मेथड ऑफ इलेक्शन। द इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन को जो है कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड किया जाता है, 453 कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड किया गया, समझ लो, है ना। हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में एक रिप्रेजेंटेटिव होगा, मतलब हर एक कैंडिडेट, है ना, अलग पार्टी का, है ना। ये कैंडिडेट जो कैंडिडेट यहाँ हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट सिक्योर करेगा इस कैंडिडेट में, उसे डिक्लेयर किया जाएगा क्या, इलेक्टेड। चाहे 1 वोट से जीते, चाहे 1 लाख वोट से जीते, है ना, उसे जो है क्या, इलेक्टेड डिप्ले। इंपॉर्टेंट टू नोट इन दिस सिस्टम हुएवर हैज़ मोर वोट्स देन द अदर कैंडिडेट। देखो ये नहीं है कि 100 वोट हैं टोटल इस कॉन्स्टिट्यूंसी में और 3 कैंडिडेट हैं, तो अगर एक को मिल गए 30, एक को मिल गए, ये नहीं कि 60 वोट ही लेने हैं आपको या 51 वोट लोगे आप जीतोगे, नहीं। अगर एक ने 30 लिए हैं, दूसरे ने क्या 33 लिए हैं, है ना, और चौथे ने कितने लिए हैं, 37, है ना, कौन जीता? ये जीता, ठीक है। ये नहीं कि 100 में से 51 लेने हैं आपने, मेजोरिटी वोट लेने नहीं, तीनों कैंडिडेट खड़े हुए, उनमें से सबसे ज़्यादा जिसने लिए वो जीत गया, समझ गए? इस तरह से होगा। कैंडिडेट विल नॉट सिक्योर मेजोरिटी जो वोट है ना, इस मसले का फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। देखो ये रेस है ना, यहाँ झंडा है ना, ये झंडा लगा हुआ है, ये बंदे दौड़ रहे हैं ना, ये बंदे दौड़ रहे हैं ना, ये बंदे दौड़ रहे हैं,
जो इसको पहले क्रॉस कर गया वो जीत गया। समझ गए? ये नहीं है कि मेजोरिटी वोट नहीं लेना, मेजोरिटी जिसने जो है ज़्यादा वोट लिए अमॉन्ग दीज मेंबर्स, ठीक है। ये नहीं कि कितने वोट हैं उसमें से ज़्यादा लेने, नहीं नहीं नहीं, इन लोगों में से जिसने ज़्यादा वोट लिए इस कॉन्स्टिट्यूंसीज में वो जीतेगा। ओके, whoever crosses the winning post first of all it is the winner, ठीक है। दिस मेथड इज कॉल्ड प्लूरलिटी सिस्टम, ठीक है। ये मेथड जो इलेक्शन का प्रिस्क्राइब्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में, फर्स्ट जो पोस्ट क्रॉस पहले जो रेस में आगे निकलेगा वो जीत गया। अब कांग्रेस ने जो है देखो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ देखो द कांग्रेस पार्टी वन द ग्रेटर शेयर ऑफ सीट्स देन इट्स शेयर ऑफ वोट्स बिकॉज इन मेनी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसी इन विच द कैंडिडेट वन दे सिक्योर्ड लेस देन 50% वोट। देखो कांग्रेस ने देखो वोट शेयर 48% लिया है ना, लेकिन सीटें 80% ली। क्यों? देखो क्योंकि किसी किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में जहाँ वो जीते होंगे ना वहाँ वो 20% वोट से भी शायद जीते होंगे, क्योंकि वहाँ अगर 10 कैंडिडेट खड़े हुए होंगे है ना, 10 कैंडिडेट ने किसी ने 8% लिया होगा, किसी ने 9% वोट लिया होगा, किसी ने 12% लिया होगा, किसी ने 18% लिया होगा, एक बंदे ने 20% लिया, वो जीत गया। वोट शेयर ऐसे होता है कि मल्टीपल कैंडिडेट खड़े होते हैं, वोटिंग शेयर है ना, तो कोई एक जीत गया जिसने सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ वोट लिया ना, तो वोट शेयर चाहे 48% हो लेकिन सीट 80% जीते, क्योंकि सीटें मैक्सिमम जीते अलग अलग जगह से। ऐसे ही कहीं 10% वोट लेके भी जीत गए है ना, कहीं 90% वोट लेके जीते। तो इस तरीके से है ना, ये वोट गो टू द लूजिंग साइड गो वेस्ट फॉर थोज कैंडिडेट ऑफ पार्टीज नो सीट फॉर थोज वोट्स। सपोज अगर पार्टी गेट 25% ऑफ वोट शीट इन एवरी कंस्टिट्यूंसी बट everyone else get less votes. In case the party who win all the seats will only 25% vote share or even less. कभी कभी क्या होता है कि समझ लो एक पार्टी जो 25% वोट शेयर जो है हर कॉन्स्टिट्यूंसी से लेके जीत रही है, ठीक है, फिर भी वो जीत जाएगी। सिर्फ 25% वोट शेयर से भी वो जो सरकार बना सकती है। इस तरीके का सिस्टम है, फर्स्ट पास द पोस्ट। एक और है प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का, एक और होता है जिसमें प्रेसिडेंट इलेक्शन में जैसा होता है कि लेट अस कंपेयर हाउ इलेक्शंस टेक्स प्लेस इन इजराइल दैट फॉलोज वेरी डिफरेंट सिस्टम ऑफ इलेक्शन। इजराइल में जो है ना, वंस द वोट आर काउंटेड, हर एक पार्टी को अलो किया जाता है, अलाउटेड द शेयर ऑफ सीट्स इन द पार्लियामेंट। वोट काउंट किए गए ना, ठीक है, डिफरेंट पार्टीज का है ना। ईच पार्टी फिल्स इट्स कोटा ऑफ सीट बाय पिकिंग थोज ऑफ इट्स नॉमिनीज फ्रॉम प्रेफरेंस लिस्ट दैट हैज बीन डिक्लेयर्ड बिफोर इलेक्शन। एक इलेक्शन से पहले एक प्रेफरेंस लिस्ट बनाई जाती है कि ये हमारी पार्टी के लोग जो है ये लोग जो है मेंबर बनेंगे पार्लियामेंट के, ठीक है। अब क्या है कि वोट शेयर समझ लो 1 पार्टी 2 पार्टी और 3 पार्टी है ना, इसको 30% वोट मिले, इसको 40% मिले, इसको 30% मिले ना। तो अब इन तीनों पार्टीज़ को है ना, इन तीनों पार्टीज़ को जो है ना अपने वोट के हिसाब से जो है सीटें जो है पार्लियामेंट में मिलेंगी, ठीक है। ये सिस्टम जो इलेक्शन है इसको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं ना। इस सिस्टम में पार्टी सेम पोर्शन ऑफ सीट मिलती है एज द पोर्शन ऑफ वोट्स। जितने परसेंटेज ऑफ वोट मिले हैं उतनी परसेंटेज ऑफ सीटें इस पार्टी को मिलेंगी। 30% देन 30%, 40% देन 40%, 30% देन 30%, ओके। Proportional representation could be of two variation in same countries. In some countries like Israel or Netherlands, the entire country is treated as one constituency. एक constituency है, उसमें सारी पार्टियां लड़ रही हैं। जितना % वोट शेयर मिला उतना % जो है उनको रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में मिलेगा, ठीक है। And allotted to each parliament according to share of votes in the national election. On the other hand, when the country is divided into several multi-member constituencies like अर्जेंटीना या पुर्तगाल, मल्टी मेंबर्स मतलब अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड कर दिया गया। एक तो होल कॉन्स्टिट्यूंसी थी पूरे कंट्री। ईच पार्टी इज प्रिपेयर्ड ए लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर ईच कॉन्स्टिट्यूंसी। हर पार्टी एक लिस्ट बनाती है कैंडिडेट्स की, है ना, कि ये इस कॉन्स्टिट्यूंसी में लड़ें, डिपेंडिंग अपॉन हाउ मेनी हैव टू बी इलेक्टेड फॉर कॉन्स्टिट्यूंसी। इन बोथ दिस वेरिएशन वोटर एक्सरसाइज देयर प्रेफरेंस फॉर पार्टी नॉट ए कैंडिडेट। तो इन दोनों केसेस में ना क्या करती है, वोटर जो है ना वो पार्टी को वोट देते हैं, कैंडिडेट को वोट नहीं देते, ठीक है। और द सीट जो है कॉन्स्टिट्यूशन में वो डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, वोट जितने पोल हुए हैं उस पार्टी को, कितने वोट इस पार्टी को मिले उसके हिसाब से उसको उतनी सीटें मिलती हैं। तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूंसी वुड एंड डू बिलोंग इन डिफरेंट पार्टीज। इन इंडिया वी हैव अडॉप्टेड PR सिस्टम। क्यों प्रोपोर्शनल हमने ये सिस्टम की जगह दूसरा क्यों लिया है ना,
ऑन लिमिटेड स्केल ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन, वो एक लिमिटेड स्केल पे जहाँ इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं ना, क्योंकि हमारे यहाँ पॉपुलेशन और डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रिस्क्राइब ए थर्ड एंड कॉम्प्लेक्स वेरिएशन ऑफ पीआर सिस्टम ऑफ इलेक्शन, है ना, जो वाइस प्रेसिडेंट और राज्यसभा और विधानसभा परिषद के जो मेंबर्स के लिए वहाँ डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। लेकिन आम जनता के लिए हमने जो है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम रखा, क्योंकि ये ईजी भी है अंडरस्टैंडिंग के लोगों के लिए ना। देखो, फर्स्ट पास कंट्री डिवाइड की जाती है स्मॉल जोग्राफिकल यूनिट्स में, जिसे कॉन्स्टिट्यूंसीज कहते हैं या डिस्ट्रिक्ट्स कहते हैं। लेकिन पीआर सिस्टम में जो है ना, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंट लार्ज जोग्राफिकल एरियाज होते हैं, जहाँ बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसीज या इंटायर कंट्री को एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूंसी डिक्लेयर कर दिया जाता है। ये जो है कॉन्स्टिट्यूएंट जो है इलेक्ट करता है एक रिप्रेजेंटेटिव को, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव होता है। यहाँ क्या होता है, वोट शेयर के बेस पे जो है पार्टी को जितने वोट मिले हैं उस कॉन्स्टिट्यूंसी से, उतने उनको रिप्रेजेंटेटिव दिए जाएंगे, ठीक है। वोटर कैंडिडेट को वोट करते हैं, यहाँ पीआर सिस्टम में वोटर पार्टी को वोट करते हैं, है ना जी। ए पार्टी मे गेट मोर सीट्स देन द वोट्स, पार्टी यहाँ ज़्यादा सीटें ले सकती है वोट से, यहाँ पार्टी को उतनी सीटें मिलेगी उनके परसेंटेज ऑफ वोट पे। कैंडिडेट हु विन मे गेट मेजोरिटी, अगर 50% प्लस 1 वोट मिल रहा है तो वो जीत गया। 50%, याद रखना, 50 वोट नहीं, 50% प्लस 1 वोट ज़्यादा तो वो जीत गया, ठीक है। यहाँ कैंडिडेट हु विन इलेक्शंस गेट मेजोरिटी वोट्स यहाँ मिलते हैं, ठीक है। यूके और इंडिया में ऐसा हुआ, इजराइल नीदरलैंड में ये है पोस्ट सिस्टम का, ठीक है। समझ में आ गया पूरा, इस तरीके से जो है ये इनका होता है, ठीक है। ओके, ठीक है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का जो है राज्यसभा में जो मेंबर सेलेक्ट होते हैं ना, वो राज्यसभा मेंबर या प्रेसिडेंट या जो होता है वाइस प्रेसिडेंट या राज्यसभा मेंबर्स के लिए वहाँ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है, ठीक है। हर स्टेट का जो है वह स्पेसिफिक कोटा का सीट होता है राज्यसभा में, ठीक है। मेंबर जो इलेक्ट होते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को, है ना, वो वोटर जो एमएलए वोट करते हैं उस स्टेट के, हर वोटर इज रिक्वायर्ड टू रैंक कैंडिडेट अकॉर्डिंग टू हर और हिज प्रेफरेंस, कि ये मेरा प्रेफरेंस है, दूसरा ये, तीसरा ये, है ना। और रैंक को डिक्लेयर किया जाता है। कैंडिडेट हु स्क्योर मिनिमम कोटा वोट विच इज डिटरमाइंड बाय फार्मूला, टोटल वोट पोल कितने हुए और टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट प्लस 1, ठीक है। ये हम आगे चल के बड़ा डिटेल में करेंगे, ठीक है। वाई डिड इंडिया अडॉप्ट ए एफ फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, इंडिया ने ये क्यों किया? देखो, अगर तुम केयरफुली देखोगे, बॉक्स एक्सप्लेन कर रहा है जो राज्यसभा इलेक्शन का, यू विल नोटिस दैट ये एक कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। ये कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है कि पहले 4 राज्यसभा मेंबर्स अगर हैव टू बी इलेक्टेड फ्रॉम 200 एमएलए राजस्थान, तो वोटर वुड हैव टू रिक्वायर 400 अपॉन 4 + 1 इज इक्वल टू 41 वोट्स, ठीक है। 41 वोट्स चाहिए होंगे, है ना। फिर उन्हें काउंट किया जाता है कि फर्स्ट प्रेफरेंस के लोग, ज़्यादातर कैंडिडेट्स की क्या थी, एमएलएस की, कौन राज्यसभा मेंबर बनना चाहिए हर स्टेट से, विच कैंडिडेट हैज़ टू स्कोर फर्स्ट प्रेफरेंस, है ना, ज़्यादा किसने की है वो सेलेक्ट होगा। फिर सेकंड प्रेफरेंस, है ना, फिर लास्ट प्रेफरेंस डिलीट हो जाएगी। तो ये एक सीक्रेट बैलेट में होता है, ये बड़ा ही कन्फ्यूजिंग है ना। लेकिन ये स्मॉल कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है जो वर्क कर सकता है, मे वर्क इन स्मॉल कंट्री, लेकिन ये डिफिकल्ट है सब कॉन्टिनेंट्स में, इंडिया में है, जहाँ पॉपुलेशन और सक्सेस जो है फर्स्ट पोस्ट सिस्टम की ज़्यादा हुई है, क्योंकि उसकी सिंप्लिसिटी की वजह से, है ना। क्योंकि लार्ज पॉपुलेशन है, मोस्टली जब इंडिपेंडेंट हुआ तो लार्ज पॉपुलेशन वाज पुअर एंड अनएजुकेटेड, है ना, नॉलेज अपॉन पॉलिटिक्स और इलेक्शन इतनी नहीं थी। तो फर्स्ट पोस्ट सिस्टम जो है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम रिलेटिवली जो है वो क्या है, रिलेटिवली थोड़ा ईजियर है, ओके। एज ए रिजल्ट देर इज नो वन रिप्रेजेंटेटिव हु रिप्रेजेंट एंड रिस्पॉन्सिबल, इसीलिए इसमें क्या है, एज ए रिजल्ट देर इज नो वन रिप्रेजेंटेटिव हु रिप्रेजेंट, इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर वन। कॉन्स्टिट्यूंसी में जो बेस्ड है, इससे क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूंसी की जो है ना, उस पर भी जो है क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस रिप्रेजेंटेटिव की, ठीक है। एक बिटवीन खाली पार्टीज नहीं, बिटवीन स्पेसिफिक कैंडिडेट का भी रिलेशनशिप बनता है उस लोकेलिटी के साथ। एक्चुअल पॉलिटिक्स, वोटर में आइदर गेट ग्रेटर इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टी और कैंडिडेट और बैलेंस ऑफ द टू, ठीक है। इस तरीके से जो मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो मेकर थे कॉन्स्टिट्यूशन को, दे फेल्ट दैट पीआर इलेक्शन में नॉट बी सूटेबल फॉर गिविंग स्टेबल गवर्नमेंट। स्टेबल गवर्नमेंट भी नहीं मिल सकती है ना। हम पढ़ेंगे जब नेचर ऑफ पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे, एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ेंगे, तो हमें ये समझ में आएगा कि कैसे होता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज। देखो, यू हैव नोटिस्ड इन द जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में कि इलेक्शन सिस्टम में कि कैंडिडेट्स जो सिक्योर करती हैं हाईएस्ट वोट किसी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसीज में, है ना, डिक्लेयर्ड इलेक्शन में, है ना, हाईएस्ट पोस्ट जो हाईएस्ट वोट जिनको मिलता है इस एफपीटीपी में उन्हें जो है क्या डिक्लेयर कर दिया जाता है, विनर उस इलेक्शंस का, है ना।
the often work of these disadvantages of smaller social groups, है ना. This is even more significant in Indian social context also. We have had a history of caste based discrimination in such a social system. The FTP electoral can mean that the dominant social groups and caste can be win everywhere and oppress the social group and may continue to remain unrepresentative. Our constitution maker were aware of this difficulty and needed to provide a way to ensure fair and just representation in oppressed social groups. देखो, अगर कहीं किसी जगह पे ना रिलीजियस या कास्ट बेस पे अगर कोई रिलीजन के ज़्यादा लोग हैं या किसी कास्ट के ज़्यादा लोग हैं, तो वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को हर बार जिताएंगे. और वो लोग जहाँ पे वो लोग माइनॉरिटीज़ जहाँ पे होगी, है ना, माइनॉरिटीज़ जो होंगी उनका रिप्रेजेंटेटिव कभी नहीं होगा, है ना, और वो हमेशा ही ओप्रेस्ड रहेंगे. ये बात जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को पता थी कि ये हो सकता है कि लोग जो है जहाँ पे डोमिनेंट कास्ट होगी वो अपनी वोट देगी और जो कास्ट माइनॉरिटी में होगी वो हमेशा डिसएडवांटेज पे रहेगी, है ना. तो इसको पूरा करने के लिए, है ना, तो इशू वाज डिबेटेड इवन बिफोर इंडिपेंडेंस. और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी सेपरेट इलेक्टोरेट के ये डिबेट इंडिपेंडेंस से पहले भी चली थी. और सो वो सेपरेट इलेक्टोरेट भी दिए थे, इलेक्टोरेट्स भी दिए थे ब्रिटिश ने, रिजर्वेशन, है ना. दिस मेंट के जो पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ है, ओनली दोज वोटर विल बी एलिजिबल हु बिलोंग्स टू दैट कम्युनिटी. अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने मेनी मेंबर्स ने ये डर जो है किया और उन्होंने कहा कि विल नॉट सूट अवर पर्पस. देयरफॉर उन्होंने अडॉप्ट क्या किया, सिस्टम ऑफ रिजर्व्ड कम्युनिटीज कॉन्स्टिट्यूएंसीज. इस सिस्टम में ऑल द वोटर इन द कॉन्स्टिट्यूशन वेर एलिजिबल टू वोट बट कैंडिडेट मस्ट बिलोंग टू अ पर्टिकुलर कम्युनिटी और सोशल सेक्शन इन विच द सीट इज रिजर्व. तो सीट रिजर्वेशन का पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए, ठीक है, उनको अपलिफ्ट करने के लिए, एक एफर्मेटिव एक्शन लेने के लिए, है ना, उसने क्या किया, उन्होंने रिजर्व की सीट्स, वोट सब दे सकते हैं लेकिन जो कैंडिडेट खड़ा होगा वो किसी पर्टिकुलर सोशल डिसएडवांटेजेस ग्रुप से होगा या किसी माइनॉरिटीज से होगा, ठीक है. तो सर्टन ये सोशल ग्रुप्स है ना, ये स्प्रेड हुए हो गए अक्रॉस इन पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसीज. जो मेंबर्स हैं मे नॉट बी सफिशिएंट टू बी एबल टू इन्फ्लुएंस ए विक्ट्री एन कैंडिडेट की, वो इतने सफिशिएंट नहीं है लेकिन उनको रिजर्व कर दिया गया है सीट्स जो उनको दी गई है साइजेबल ग्रुप्स को. तो इससे क्या हुआ कि उनकी जो है रिजर्वेशन जैसे सीट दी गई लोकसभा में, है ना, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में शेड्यूल फॉर द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए, है ना. तो इस तरीके के, है ना, 2030 तक, है ना, ये रिजर्वेशन चल रही है ना. तो सुप्रीम कोर्ट क्या है, ये जो है आउट ऑफ 543 इलेक्टेड सीट 84 सीट जो रिजर्व्ड शेड्यूल कास्ट के लिए, है ना, और 47 सीट जो है शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व्ड है एज ऑफ कब, 2019, जनवरी 26, 2019. तो ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, ये जो है ये इन जो माइनॉरिटीज़ ग्रुप्स हैं, जो डिसएडवांटेजेस ग्रुप्स हैं, इनको क्या है, रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करने के लिए. कहाँ पे, पार्लियामेंट में और लोकसभा में, लोकसभा और राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेचर्स में, ठीक है. तो ये एक जो है ना, ये एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है. फिर हम पढ़ते हैं हु डिसाइड विच कॉन्स्टिट्यूएंसीज टू बी रिजर्व, कहाँ पे मिलेगा, ऑन विच बेसिस डिसीजन टेक. देखो, डिसीजन तो टेक किया जाता है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी के द्वारा, डीलिमिटेशन कमीशन के द्वारा. डीलिमिटेशन कमीशन जो है वो अपॉइंट की जाती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा और वर्क करती है कोलैबोरेशन में किसके, इलेक्शन के लिए कमीशन ऑफ इंडिया में. ये अपॉइंटेड की जाती है पर्पज ऑफ ड्राइंग अप बाउंड्रीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑल ओवर द कंट्री, कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज यहाँ तक इसकी लिमिट है, यहाँ तक इस कॉन्स्टिट्यूएंसी की लिमिट है ना, यहाँ तक इस कॉन्स्टिट्यूएंसी. ये कॉन्स्टिट्यूएंसी डिलिमिटेशन कमीशन है जो किसके द्वारा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नियुक्त की जाती है और किसके साथ काम करती है, इलेक्शन कमीशन के साथ. ये जो कोटा, एक कोटा ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज टू बी रिजर्व्ड फॉर ईच स्टेट, एक स्टेट में ये कोटा रिजर्वेशन का इस कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी स्टेट में रिजर्व कर दिया जाता है. किसके द्वारा, डीलिमिटेशन कमीशन कंपोजिशन देखती है पॉपुलेशन की, कि किस टाइप की पॉपुलेशन इस एरिया में रह रही है, ठीक है. अगर थोज कॉन्स्टिट्यूएंसीज विच हैव हाईएस्ट पॉपुलेशन है शेड्यूल ट्राइब आर रिजर्व फॉर एसटी, जहाँ पे शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन ज़्यादा है वो एसटी के लिए रिजर्व की जाती है. जहाँ शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन है ज़्यादा वहाँ शेड्यूल कास्ट के लिए जो है क्या रिप्रेजेंटेटिव्स जो है रखे जाते हैं. अब देखो, डीलिमिटेशन कमीशन ऑल्सो लुक एट 2 थिंग्स, कि ये पिक करती है कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ हायर पोर्शन ऑफ शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन है बट इट्स स्प्रेड दिस कॉन्स्टिट्यूंसी इन डिफरेंट रीजन ऑफ द कंट्री. दिस इज डन, शेड्यूल कास्ट जो पॉपुलेशन है वो जनरली स्प्रेड है इवनली थ्रू आउट द कंट्री, है ना. शेड्यूल कास्ट जो है एसटी, है ना. तो अब जो है द रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी रोटेटेड ईच टाइम द डिलिमिटेशन इज एक्सरसाइज. तो ये जो है चेंज भी हो सकता है कि इधर रिजर्वेशन दी जाए, इधर दी जाए, इधर दी जाए, अलग अलग स्टेट्स के डिस्ट्रिक्ट्स में दी जाती है क्योंकि अनइवनली शेड्यूल कास्ट डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना.
तो कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट मेक सिमिलर रिजर्वेशन फॉर अदर डिसएडवांटेजेस ग्रुप, ये सिर्फ एससी और एसटीज के लिए है ना। और ऑफ लेट देयर हैज़ बीन ए स्ट्रॉन्ग डिमांड फॉर सीकिंग रिजर्वेशन फॉर सीट इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर वुमेन्स, तो वुमेन्स के लिए भी बहुत डिमांड इंक्रीज हुई। रिसेंटली बिल भी पास हुआ लोकसभा में है ना, 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन्स है ना लोकसभा में। तो वुमेन्स शुड ऑल्सो हैव बीन बी रिप्रेजेंटेटिव। एक्चुअली लोकल गवर्नमेंट्स में तो वुमेन्स को ऑलरेडी रिजर्वेशन दे दी गई है, बट इन लोकसभा ऑल्सो एक बिल हैज़ बीन पास टू गिव 33% रिजर्वेशन। इन नेक्स्ट आई थिंक जब इलेक्शंस होंगे तब जो है ये रिजर्वेशन एप्लीकेबल होगी। 33% जो है विल बी द वुमेन्स इन लोकसभा, है ना, ठीक है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन, देखो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जो है ना वो जो है डेमोक्रेसी की बैकबोन है ना। अगर इलेक्शन फेयर नहीं होंगे तो क्या ज़रूरत है इतना खर्चा और इतने सब कुछ करने की। डेमोक्रेसी विल बी ए जस्ट ए यूजलेस इंस्टीट्यूशन, है ना। तो डेमोक्रेसी फेयरलेस हो इसका कैसे, इलेक्शन कमीशन जो है वो क्या है, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है कि इतने हो सकते हैं, अमीर गरीब को ध्यान में रखते हो, इतना इससे ज़्यादा पैसा कैंपेन में नहीं खर्च सकते, है ना। करप्शन को रोकता है, यूज़ ऑफ अदर थिंग्स टू टू अट्रैक्ट द वोटर्स, है ना। इन चीज़ों को द इलेक्शन कमीशन द इंडिपेंडेंट बॉडी जो है लुक्स ओवर दिस, है ना, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज और राइट टू कंटेक्स्ट। देखो टिल 1989 जो है ना अडल्ट इंडिया जो है मेंट इंडियन सिटीजन जो है ना एज ऑफ 21 से ऊपर था, लेकिन 1989 में जो है ये एलिजिबिलिटी एज जो है 18 ईयर कर दिया। 18 साल से ऊपर जो भी है, 18 साल या 18 साल से ऊपर कोई भी है सिटीजन्स जो इंडिया का सिटीजन है, इट इज़ सिटीजन ऑफ इंडिया, उसको राइट टू वोट है किस में, इलेक्शन में, ठीक है। वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन सकता है ना, मेनी, ठीक है। और देखो उसमें एज है, देखो लोकसभा अगर उसको खुद जो है इलेक्शन में खड़ा होना है ना, ये तो वोट हो गया ना, वोट तो 18 साल या 18 साल से ऊपर का कोई भी कर सकता है। खुद अगर खड़ा होना है लोकसभा में या असेंबली, स्टेट असेंबली इलेक्शन में, है ना, उसकी एटलीस्ट 25 साल एज होनी चाहिए, है ना, 25 ईयर्स एज होनी चाहिए, वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, तो उसको इलेक्शन में खड़े होने का राइट है, ठीक है। फॉर इंस्टेंट द लीगल प्रोविजन ऑफ पीपल हु हैव अंडरगॉन इम्प्रिजनमेंट, कोई एक लीगल प्रोविजन है जो इम्प्रिजनमेंट अंडर को हुआ 2 साल या उससे ज़्यादा फॉर सम ऑफेंस इज डिसक्वालीफाइड फॉर कंटेस्टिंग। हाँ, 2 साल या 2 साल से ज़्यादा कोई अगर जेल जिसको हुई है वो इलेक्शन में नहीं खड़ा हो सकता, ठीक है, ओके। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है ना वो राइट, इरिस्पेक्टिव ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन कोई नहीं चाहिए। एक अनपढ़ भी हमारे देश में जो है इलेक्शन के लिए खड़ा हो सकता है, नो एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ओके। बट इस दिन कोई इनकम रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इतने पैसे कमाना चाहिए, एजुकेशन का नहीं है, जेंडर का नहीं है, कोई राइट टू कंटेक्स्ट इलेक्शन, सिर्फ ये 2 चीज़ें हैं, ओके, लोकसभा इलेक्शन के लिए, ठीक है। इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है, मैंने आपको इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन के बारे में बताया। देखो आर्टिकल 324 क्लॉज ए बताता है सुपरडेंस डायरेक्शन और कंट्रोल जो है प्रिपरेशन ऑफ इलेक्शन रोल फॉर एंड कंडक्ट ऑफ ऑल इलेक्शन इन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली, हर स्टेट की पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है कौन हेल्ड करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, ओके, समझे। आर्टिकल 324 जो है इसको रेगुलेट करता है। ये एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है जो सुपरिटेंडेंस डायरेक्ट कंट्रोल करती है इलेक्टोरल रोल को, कंडक्ट को इलेक्शन में इंडिया में, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट हैज़ एग्रीड विद द इंटरप्रिटेशन ऑफ इलेक्शन, ठीक है। ये एक डिसाइसिव रोल करती है, ये इट इज़ अ की इंस्टीट्यूशन, ठीक है। इलेक्शन कमीशन जो इंडिया है ये एक सिंगल मेंबर बॉडी थी और मल्टी मेंबर बॉडी, कैन सिंगल मेंबर भी हो सकती है, मल्टी मेंबर। टिल 1989 जो है इलेक्शन कमीशन एक सिंगल मेंबर बॉडी होती थी। जस्ट 1989 के बाद, देखो 1989 के बाद जो है ना एक जनरल इलेक्शन के बाद 2 इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किए गए, मेकिंग इट मल्टी मेंबर बॉडी, है ना। क्यों, क्योंकि उसके बाद जो है ना 21 साल से एज 18 साल भी कर दी गई थी, तो उनको लगा कि इलेक्शन कमीशन पे ज़्यादा बोझ है, तो इसलिए 2 इलेक्शन कमीशन, फिर 1993 में 2 इलेक्शन कमीशन फिर से अपॉइंट किए गए, ये एक मल्टी मेंबर बॉडी। इनिशियली देयर वर मेनी अप्रीहेंशन ऑन मल्टी मेंबर कमीशन, देयर वाज शार्प डिफरेंस ओपिनियन, है ना। देन चीफ इलेक्शन कमीशन, है ना, एंड अदर इलेक्शन कमीशन हु हैव सच ए पावर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बस सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को सेटल कर दिया, उन्होंने कंसेंसस बिल किया कि मल्टी मेंबर इलेक्शन का बॉडी जो है ज़्यादा मेंबर्स जो हैं एक बॉडी में होने जो ओवरसी करेंगे, है ना, वो मोर अप्रोप्रिएट है और पावर इज शेयर्ड है, इज ए ग्रेट अकाउंटेबिलिटी मिलती है ना। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है रिजाइड करता है अवर इलेक्शन कमीशंस, है ना, बट डज नॉट हैव मोर पावर देन अदर इलेक्शन कमीशन। बाकी इलेक्शन कमीशन से ये नहीं कि ज़्यादा पावर होगी चीफ इलेक्शन कमीशन, पावर सबकी बराबर है, बट ये है ना डिसीजन मेकिंग के लिए जो है एक चीफ इलेक्शन कमीशन और बाकी जो है इलेक्शन कमीशन, ठीक है, वो अपॉइंट करते हैं कौन, किसको, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, है ना, ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो इलेक्शन कमीशन को
किसको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। किसके एडवाइस पे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे, है ना। ओके, तो अभी नया रूल भी बना है जो है इलेक्शन कमीशन को कैसे इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करना है ना, उसके बारे में तुम लोग जो करंट अफेयर में देख लेना, ठीक है। या जो इंडियन पॉलिटी है उसमें हम लोग देख लेंगे। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर के सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर इलेक्शन कमिश्नर का, दे आर अपॉइंटेड फॉर टर्म्स ऑफ 6 ईयर और टिल द एज ऑफ 65। कोई विच एवर इज अर्लियर, जो पहले हो जाए उससे रिटायर हो जाएगा, ठीक है। उसको रिमूव भी किया जा सकता है उसकी एक्सपायरी डेट से पहले, लेकिन उसके लिए जो है भाई प्रेसिडेंट रिमूव कर सकता है, लेकिन बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट मेक सम रिकमेंडेशन विद स्पेशल मेजोरिटी के साथ जो है पास होगा तभी ही वो रिमूव किया जा सकता है ना, ठीक है। और दिस इज डन टू इंश्योर कि रूलिंग पार्टी रिमूव ना कर दे चीफ इलेक्शन कमीशन को, जो उन्हें फेवर करने से इनकार कर दे, ठीक है। स्पेशल मेजोरिटी चाहिए पार्लियामेंट में, ठीक है, तभी प्रेसिडेंट उसको रिमूव कर सकता है चीफ इलेक्शन कमीशन को, है ना। उसके वाइड रेंज फंक्शंस हैं, ठीक है, इलेक्शन कमिश्नर के, जो हमने पढ़े हैं बड़ी डिटेल में पहले। फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने का, लास्ट डे ऑफ स्क्रूटनी, लास्ट डे ऑफ विड्रॉल, है ना। अच्छा, बहुत सारे चेक करना कौन सा कैंडिडेट क्या कर रहा है, सुपरवाइज करना है इलेक्शंस को, फेयर होने चाहिए, जस्ट होने चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिकॉग्नाइज करता है इलेक्शन कमीशन, उनको सिंबल्स जो है वो प्रोवाइड करता है कि तुम लोगों को ये सिंबल दिया गया है, तुम लोगों को हाथ का सिंबल दिया गया है, या तुम लोगों को गमले का सिंबल दिया गया है ना, कैसा भी है ना। वो डिटरमाइन करता है शेड्यूल इलेक्शन का कि कब शेड्यूल किए जाएँ इलेक्शन, है ना, डेट, है ना। कॉन्स्टिट्यूंसीज डिलिमिटेशन कमीशन के साथ मिलकर कॉन्स्टिट्यूंसीज को देखता है ना। फ्री एंड फेयर इलेक्शन मे नॉट बी पॉसिबल, है ना, विदाउट इलेक्शन कमीशन, है ना। तो इस तरीके का काम जो है इलेक्शन कमीशन करते हैं। इसके वाइड रेंजेस ऑफ वर्क्स हैं ना, आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओके, बहुत सारे चीज़ें हैं, ठीक है। अब इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, ठीक है। नो सिस्टम ऑफ इलेक्शन कैन एवर बी परफेक्ट in actual election process and are bound by many flaws and limitation. A democratic society has to keep searching for mechanism we may to make election free and fair to maximum. देखो, कोई भी जो है ना सिस्टम जो है वो जो है परफेक्ट नहीं होता है, उसमें बहुत सारी खामियां होती हैं, बहुत सारी खूबियां होती हैं, लेकिन एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी को हमेशा इस चीज़ के लिए स्ट्राइव करना चाहिए कि वो जितना चाहे उसको फ्री एंड फेयर जो है सिस्टम बना सके, उसकी खामियां दूर कर सके, हमेशा करेक्टिव मेजर्स ले सके, है ना। विद जैसे अडल्ट सफरेज, फ्रीडम, कंटेस्ट इलेक्शन में, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस इलेक्शन, है ना, कमीशन, इस तरह की चीज़ें जो हैं, है ना। ये पास्ट जो 72 ईयर्स का या जैसे 75 ईयर्स का जो हमारा जो हिस्ट्री है इंडिपेंडेंस इंडिया की, है ना, हमने बहुत सारे रिफॉर्म्स लिए इलेक्शन कमीशन में, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ में बहुत सारे इंडिपेंडेंट ग्रुप और बहुत सारे स्कॉलर्स जो हैं वो बहुत सारे प्रपोजल्स के साथ आए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में, है ना। बहुत सारे उन्हें सजेस्ट किया चेंजेस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में, है ना। हमने फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम से किसी ने कहा कि PR सिस्टम कर लो, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशंस, देयर आर मेनी अदर थिंग्स, है ना। टू कि स्ट्रिक्टेड प्रोविजंस होने चाहिए कंट्रोल करने के लिए जो मनी यूज़ होता है ड्यूरिंग इलेक्शंस, है कि नहीं, इस तरह की चीज़ें, है ना। और फिर के कैंडिडेट में क्रिमिनल केसेस शुड बी बार्ड फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शन, जिसके पास क्रिमिनल चार्जेस उसको हटा देना चाहिए। आई मोस्ट ऑफ द पीपल इन द लोकसभा आर द पीपल हु हैव टन्स ऑफ क्रिमिनल चार्जेस ऑन देम, है ना। दे शुड बी कंप्लीट बैन होना चाहिए यूज़ ऑफ कास्ट या रिलीजियस अपील, है ना। देर शुड बी लॉ फॉर रेगुलेटरी फंक्शन पॉलिटिकल पार्टी का, जो इंश्योर कर सके ट्रांसपेरेंट और डेमोक्रेटिक मैनर्स में। तो बहुत सारे फ्यूज जो है जो एक सजेशंस हैं वो लिए भी गए हैं, और बहुत सारे जो है सजेशन पे वो डिसएग्रीमेंट्स भी हैं, बहुत सारे एग्रीमेंट्स भी हैं। बट इन दिस वे वी आर डे बाय डे क्या कर रहे हैं हम लोग, इम्प्रूव कर रहे हैं, थ्राइव कर रहे हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। एक अच्छी सोसाइटी के लिए, एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए, है ना, इलेक्शन कमीशन का जो है इंडिपेंडेंट और फेयर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम द पास्ट few years actually we are continuously hearing some bad things about election commission, about why election commissioners, chief election commissioner, about the unfair use of money, है ना। हमने देखा लार्ज नंबर ऑफ जो है पैसा खर्च किया जाता है, जिसको प्रॉपरली अकाउंट नहीं करवाया जाता इलेक्शन कमीशन के द्वारा, है ना। अकाउंटेबल नहीं रहा है, ट्रांसपेरेंसी वी आर लैकिंग, बट वी आर ऑल्सो डूइंग सम ग्रेट थिंग्स अबाउट इट, क्योंकि इतनी बड़ी कंट्री का विथ सच डाइवर्सिटी, विथ सच रिलीजियस डाइवर्सिटी, कल्चरल एंड कास्ट डाइवर्सिटी, इट इज़ डिफिकल्ट to hold, but we are still holding one of the largest elections of the world, and we are doing it for quite a while, for almost 80 years.
एंड वी हैव कम ए लॉन्ग वे बट वी स्टिल हैव टू गो ए लॉन्ग वे टू अचीव दोज थिंग्स। ठीक है, तो ये था, एक दो बार इसको पढ़िए आप इसको, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और जो नए रूल्स बने ना पार्लियामेंट में, ने जो इलेक्शन कमीशन के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसके अपॉइंटमेंट के बारे में जो रूल बनाए, जैसे कि जो सर्च कमेटी है उसमें, और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को उसमें से हटा दिया है ना, उसके बारे में जो है तुम लोग जो है नई वो जो है उससे पढ़ना है। बाकी जो बेसिक चीज़ें वो इससे पढ़ लो तुम लोग, लेकिन अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है ना, वो आप कोई करंट अफेयर PT 365 या फिर कोई मंथली मैगजीन में जहाँ पे दिया हुआ इलेक्शन कमीशन, वहाँ से देख लेना उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है। ठीक है, ओके, गुड बाय।